हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने कल देखा था कुछ क्वेरीज देखे थे एसक्यूएल के अंदर की सेलेक्ट क्वेरी जो हमने शुरू किया था। आज हम उसी के आगे के फर्दर जो हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, लाइक जो अलग अलग कंडीशन मैंने बताया था वगैरह भी ऐड किया हम साथ में। हैविंग जो और भी सारे हमने कीवर्ड्स देखे थे वो सारे ऐड कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, उनको कंटिन्यू करने वाले। तो आज जो सबसे पहले हम समझने वाले वो हम तो थोड़ा सा थियोरी देखेंगे और साथ में हम उसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, मैंने अपनी डीबी सेटअप कर रखी है। आप डेटाबेस हम किस तरह से वहाँ क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला चीज़ हम देखने वाले हैं वो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन को ही समझते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है ना कि लेट्स सपोज हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस है, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्क है जहाँ पे हमें कोई कंबाइन करके किसी वैल्यू को दिखाना है। कि किसी को बोला कि मेरे जितने भी कॉलम में डेटा है उनके सम निकाल दो, उनके एवरेज निकाल दो, है ना। जैसे हमने कल देखा था कि हम यहाँ पे प्रॉपर एवरेज निकाल सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, पर एसक्यूएल के अंदर कर सकते हैं। किसके वजह से, किसके थ्रू, हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू। ये हमने कल देखा था। उसी एग्रीगेट फंक्शन को आज हम समझने वाले कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन हमारे यहाँ पे होते हैं, वो सारी चीज़ें। उससे पहले हम कुछ एक टर्म्स यूज करते हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि उससे पता चलेगा। और अगर आपको इसका डेफिनेशन भी जानना है तो इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि फंक्शन दैट टेक्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, फंक्शन दैट टेक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, वी कैन से ये सेट भी हो सकता है और कलेक्शन ऑफ सेट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, मल्टी सेट कह दो, मल्टी सेट। ठीक है, सेट हो या मल्टी सेट हो। और उसी के साथ साथ एज इनपुट, ठीक है, एज ए इनपुट एंड प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट। ठीक है, मतलब ये एग्रीगेट फंक्शन ऐसे होते हैं कि आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ लेगा, सेट लेगा, मल्टी सेट लेगा, और आपको एज ए आउटपुट एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वो सारे होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, अब उस एग्रीगेट फंक्शन में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा काउंट। ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने रोज़ हैं, टोटल कितनी डेटा है, ये सारे अगर काउंट करना हो तो हमारे पास काउंट है। सिमिलरली हमारे पास मिनिमम है कि हमें अगर लेट सपोज कि मेरे पूरे के पूरे रो में मैंने बोला कि सबसे मिनिमम मार्क्स कितना आया हुआ है। लेट से कि एक मार्क्स का कॉलम था, उसके अंदर मैंने बहुत सारी वैल्यूज डाले, तो मैंने पूछ दिया कि उसके अंदर मिनिमम क्या है। तो आप एक करके फाइंड आउट करोगे। लेट सपोज 1000 हमारे पास डेटा है, उन 1000 डेटा को हम देख नहीं सकते, तो हम 1000 डेटा के लिए क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम जो उसकी मिनिमम है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो मिनिमम यहाँ पे ये फंक्शन के थ्रू दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास सम है, तो एक हो गया सम। फिर हमारे पास है फोर्थ, अभी इसको एक करके देखेंगे, हम हर एक को समझेंगे। मैक्स, अगर मीन है तो मैक्स भी होगा। फिफ्थ हमारे पास है एवरेज, जो हमने देखा था। ठीक है, ये सारे फंक्शन है जो हमें एग्रीगेट फंक्शन के अंदर यूज होते हैं। हम सबसे पहले इसी चीज़ को देखने वाले हैं। उसके बाद इसका हम एज ए प्रैक्टिकल भी देखेंगे, कह सकते हैं वहाँ पे जाकर रन करके देखेंगे प्रॉपर क्वेरी कैसे लिखती है इसकी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। वो क्या है, सबसे पहले चीज़ कि अर्थमेटिक, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन विथ नल। ठीक है, अगर हमने नल के साथ कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करा यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर, बेसिकली रिजल्ट्स नल। ठीक है, आपको ये जान के भी शॉकिंग लगेगा थोड़ा सा कि लेट्स सपोज हमने ये बोला कि हमारे पास एक नल है प्लस, और हमारे पास एक 100 हमने प्लस करा। ठीक है, ये हमारे पास प्लस फंक्शन है, पर हम नल का अगर हम 100 से प्लस करेंगे ना तो हमारे पास पता क्या आएगा, हमारे पास आएगा नल। ठीक है, ऐसे ही हम लेट सपोज कि माइनस करते हैं तो प्लस माइनस मैंने लिख दिया कि माइनस भी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नल। ठीक है, नल को हम अगर किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही नल आता है, तो ये भी हमारा नल आएगा। ठीक है, और अगर इसका डिवीजन भी कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, नल आएगा। मतलब इसका कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप कर लो, आपको क्या मिलेगा, एज आउटपुट एज ए नल। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास मार्क्स है और उसका हमने कह दिया कि यहाँ पे ये काउंट ऑफ मार्क्स। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, जिससे हम समझेंगे कि ये काउंट कैसे काम करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है SID। ठीक है, साथ में हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच, और साथ में हमने एक वैल्यू ली मार्क्स। ठीक है, ये हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें हमें लिखते हैं कि S1 S2 S3 S4 S5। ठीक है, ब्रांच आएगा लेट्स सपोज CSIT, देन CS, फिर EC, फिर CS। ठीक है, ऐसे। अब लेट्स सपोज मार्क्स जो है इसका है ये 90 है, 70 70 56 और नल, ये हमने देखा था कल एग्जाम्पल। अब अगर मैं लिखता हूँ काउंट ऑफ मार्क्स, तो ये मार्क्स के कॉलम की जो वैल्यूज है उसको काउंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब देखोगे तो यहाँ पे काउंट निकालते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, पर ये नल को काउंट नहीं करेगा क्योंकि हम बस मार्क्स को कंसीडर कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ये हमारे वैल्यू रिटर्न करेगा 4, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास काउंट, हम अगर मार्क्स की जगह पे अगर हम ओवरऑल काउंट निकालते हैं ना, कि मार्क्स को नहीं लेते, हम पूरे पूरे टेबल का जो पूरा टप्पल है वो लेते हैं, तो ए टप्पल 1, टप्पल 2, टप्पल 3, टप्पल 4 एंड टप्पल 5, ये पूरा का पूरा रो नल नहीं है, ये इसका बस एक एट्रीब्यूट नल है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, ठीक है। तो नल को ये काउंट करता है, जब हम एस्टिक लगाते हैं तो पूरी रो को काउंट करता है, इसलिए वो 5 रिटर्न कर रहा है। पर हम जब मार्क्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एक नल आ गया तो वो नल को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। समझ आ गई। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे तो हम जब देख लेते हैं ताकि फिर बाद में ऐसा कुछ डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास अगर यहाँ पे डिस्टिंग की बात होती है कि हमें अब जैसे 4 ये रिटर्न करे तो हमारे पास क्या 90, 70, 70, 56, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जितने भी वैल्यूज थे वो रिटर्न कर दे रहा है। पर हमारे पास अगर देखा जाए तो एक 90 है, 70 और ये भी 70, तो हम इसको एक काउंट करेंगे, फिर 56, तो हम हमारे पास डिस्टिंग काउंट करने का भी वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे काउंट, और यहाँ पे पास करेंगे डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे पास कर देंगे हम मार्क्स, ठीक है, मार्क्स। तो ये अब हमें क्या रिटर्न करेगा, हमें 3 रिटर्न करेगा क्योंकि हमारे पास 70, 70 दो बार एंट्री है, तो उसका एक ही काउंट आएगा, ठीक है। समझ आ गया। इसी के साथ हम सम निकाल सकते हैं इसका, अगर हम मार्क्स के सम निकालेंगे तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स। तो ये बस एक बेसिक नॉमेनक्लेचर है कि हम लिखते कैसे, ये सिंटैक्स है उसका। अभी आगे चल के हम देखने वाले हैं इसका एक्चुअल में कैसे लिखेंगे पूरी क्वेरी के साथ, ठीक है। तो ये हमारी होगी ये डिस्टिंक्ट फंक्शन, जो सॉरी एग्रीगेट फंक्शन जितने भी सारे थे वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसको हम इम्प्लीमेंटेशन बाद में देखेंगे, इससे पहले हम हैविंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हैविंग क्या होता है, ठीक है। हैविंग, अब हैविंग से पहले ना हमें ऑर्डर बाय जानने की जरूरत है, क्योंकि हम ऑर्डर बाय भी देखते हैं यहाँ पे। तो ये ऑर्डर बाय पहले समझते हैं। ऑर्डर बाय क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास ये डेटा है पूरी, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या होता है कि आपके पास ये डेटा है और हमें इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट इन द सेंस कि आपको जो मार्क्स है उसको मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज ये 56 हमें नीचे आ रहा है, उसको हम सॉर्ट कर देंगे तो 56 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन है वो हमें ये सॉरी एग्रीगेट फंक्शन बोला, जो भी डेटा हमारे पास है वो ऑर्डर बाय क्या करेगा, उसको सॉर्ट कर सकता है डिसेंडिंग में, असेंडिंग में, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी के साथ साथ हम हैविंग को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जब हमने ये एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप बाय भी होता है, ठीक है, ग्रुप बाय। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम ग्रुप बाय को ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट एग्रीगेट फंक्शन देखा तो हमें ग्रुप बाय अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक लेट्स सपोज हमने सेम सिमिलर सी क्वेरी चलाई यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा काउंट, ठीक है, काउंट, पूरे रो का काउंट निकालना है एज। अब यहाँ पे ये एलियास होता है, हाँ मैंने कल ये बताना भूल गया। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम ऐसे लेट्स सपोज कि मुझे ये अपने टेबल का नाम स्टूडेंट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे जैसे कल एक क्वेरी लिखी थी ना, सेलेक्ट, है ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने क्वेरी लिखी थी। अब अगर मुझे ये स्टूडेंट को कुछ और नेम से रेफर करना हो ना, तो हम यहाँ पे सिंपली उसके अंदर एलियासिंग यूज़ कर सकते हैं कि मैं लिख दूँ कि सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे लास्ट में एज एस लगा दूँ, या फिर सिंपल भी एस लगाऊंगा तो भी वो काम करेगा, ठीक है। एज लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शनल होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि काउंट एज टोटल, या फिर मैं काउंट टोटल लिख दूंगा, तो भी ये इसका एज ए एलियास यूज होगा, ठीक है। समझ आ गया। अब ये लगेगा कि यार इसका जरूरत क्या है। लेट्स सपोज हम चार अलग अलग टेबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है, एक बुक है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक ब्रांच है। ये ऐसा हमारे पास 4 है, और ये चारों से कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके हम एट्रीब्यूट्स ला रहे हैं। लाइक स्टूडेंट से हमने SID निकाला, ठीक है, नेम निकाला, बुक से हमने बुक ID निकाला, नेम निकाला, ऐसे लाइब्रेरी से हमने लेट्स सपोज लाइब्रेरी नंबर निकाला, ठीक है, ब्रांच से हमने ब्रांच निकाला। तो ये हमारे पास ऐसे टोटल, या ब्रांच टीचर निकाल दिया, ठीक है, ये हमने ऐसे एट्रीब्यूट्स निकाले। अब हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर या बुक के अंदर हमारे पास SID भी यहाँ पे भी हो, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, चांसेस है कि हो सकते हैं। तो अगर हम जब यहाँ पे लिखेंगे ना कि ये हमें सेलेक्ट करना है, और ये सारे के सारे टेबल को अगर हम यहाँ पे कॉमा करके लिखते जाएंगे, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें SID किससे निकालना है। तो हम उसको रेफर कैसे करते हैं, हम करेंगे ऐसे कुछ सेलेक्ट। अब हमें SID निकालनी, तो हमें लिख दूंगा यहाँ पे, अभी इसको रहने देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, स्टूडेंट कॉमा बुक कॉमा लाइब्रेरी कॉमा ब्रांच, ये हमने ऐसे लिखा। अब मैं अगर स्टूडेंट को एलियासिंग दे दिया S, बुक को B, लाइब्रेरी को L, और ब्रांच को BA या BR, ठीक है, ऐसे हमने एलियासिंग यूज़ किया। कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो स्टूडेंट निकालना है, ये SID निकालना है, वो स्टूडेंट से निकाला, तो मैं लिखूंगा S.SID, ठीक है। सिमिलरली मुझे बुक निकालना है, तो मैं लिखूंगा B.book नंबर, बुक ID, जो भी आएगा,
ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए कि मुझे कौन से टेबल को रेफर करके ये डेटा निकालना है। तो आपको यहाँ पे ये इजी पड़ेगा, या फिर इसको समझने में इजी पड़ेगा कि हमें किस टेबल को रेफर करना है ये डेटा निकालने के लिए। समझ आ गया? तो यहाँ पे एलियासिंग ऐसे यूज होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा सेलेक्ट काउंट एज टोटल, ठीक है, सेलेक्ट काउंट एज टोटल फ्रॉम जो भी हमारा टेबल था स्टूडेंट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे। ये ग्रुप बाय क्या करेगा कि मुझे लेट सपोज मैंने बोला कि आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है कि ये जो डेटा दिख रहा है आपको, वो आपको मतलब काउंट चाहिए ब्रांच वाइज कि सीएस के अंदर कितने काउंट है, किसके किसके मार्क्स है, जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा आए हुए कम आए हुए ऐसा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे ग्रुप बाय करूँगा, ये अगर मुझे काउंट निकालना है या सम निकालना है, ये काउंट ही निकालते हैं, ठीक है, काउंट निकाल रहे तो यहाँ पे काउंट निकाल के देगा कितने पर्सन्स है हमारे टोटल है इसमें, इसके अंदर, ये पूरे रो के अंदर। तो सीएस के कितने स्टूडेंट है, ईसी के कितने स्टूडेंट है और आईटी के कितने स्टूडेंट है, ये सेपरेट करके देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे अब जब लिखोगे यहाँ पे ग्रुप बाय, मैं लिखूँगा ग्रुप बाय और यहाँ पे पास कर देंगे सिंपली ब्रांच, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ब्रांच के हिसाब से उसको ग्रुप बाय कर देगा और साथ में काउंट निकालेगा, ठीक है। अब ये काउंट का काम क्या है, हमने एलियासिंग यूज करा, तो अब ये जो आउटपुट देगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट आएगा काउंट, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ ये जो काउंट आएगा वो ये भी साथ साथ ये भी देखते जाएगा कि ये ग्रुप बाय हम करते हुए जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेट सपोज इसने यहाँ पे काउंट निकाला, ब्रांच वाइज काउंट निकालेगा। ये सबसे पहले देखा सीएस के अंदर कितने काउंट है, सीएस की 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे लिखेगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ प्रिंट करेंगे, काउंट एज ये एंड कॉमा लगा के मुझे यहाँ पे पास करना है ब्रांच, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक चीज़ और इंश्योर करना है कि आप अगर यहाँ पे ब्रांच लिख रहे हो ना, तो ये ग्रुप बाय लगाना जरूरी है कि इस ब्रांच के ऊपर लगे, तो वो मतलब एक फैक्टर होना चाहिए कि हाँ इसके हिसाब से वो ग्रुप बाय करके दे आपको, वरना वो एरर देगा। अगर हम सिंपली यहाँ पे ये लगाएंगे नहीं और यहाँ पे लिख देंगे एज ब्रांच और ये ब्रांच भी लिख देंगे, टोटल लिखेंगे और ये भी लिख देंगे, तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लेट सपोज मैंने यहाँ पे काउंट लिखा और काउंट में देखा जाएगा तो ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब सिंगल वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 5, क्योंकि हम टोटल अगर इस वाले पोर्शन की हम बात हटा दें कि ये ग्रुप बाय नहीं लगाया हमने और बस हमने ये प्रिंट किया सेलेक्ट काउंट एज टोटल ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट, हमने यहाँ तक ही लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देना, ये काउंट क्या रिटर्न करेगा, टोटल नंबर ऑफ टपल जितने भी हमारे टोटल नंबर टपल क्या है 5 है, तो ये 5 रिटर्न किया। अब इसके बगल में बोला आपने कि ब्रांच भी प्रिंट करो, तो अब ये सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये ब्रांच क्या डालेगा, हमारे पास तो मल्टीपल ब्रांच है, तो अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि हमें यहाँ पे ब्रांच क्या डालना है। ब्रांच की एंट्री तो हमारे पास 3 है, हम तीनों तो डाल नहीं सकते, हमारे पास तो सिंगल टपल आ रहा है, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज हो जाता है। इसके लिए हमें जब भी हमने ऐसा कॉमा निकाला है, कॉमा लगा के हमने यहाँ पे ब्रांच डाला है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके ऊपर आप ग्रुपिंग लगाओ। तो जैसे ही हम जब यहाँ पे ग्रुपिंग की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, अब काउंट के साथ साथ ना यहाँ पे ब्रांच भी प्रिंट करेगा। जैसे ब्रांच लिखा, ठीक है, नॉट 5। अब जैसे यहाँ पे CS है, तो सबसे पहले हमारे पास 3 एंट्री CS की, तो यहाँ पे लिखेगा CS, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास क्या आया, सेकेंड एंट्री हमारी IT की है, तो यहाँ पे आएगा IT 1 एंड यहाँ पे आएगा IT, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास थर्ड EC, तो यहाँ पे आएगा EC और इसकी भी एंट्री कितनी 1 है, तो ये आएगी EC 1, ठीक है। तो ये इस तरह से रिटर्न करेगा जब हम उसके साथ ग्रुपिंग करते हैं। तो अगर ग्रुपिंग नहीं करेंगे और हमने यहाँ पे साथ में कोई दूसरा डेटा भी प्रिंट करती है तो वो प्रिंट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज होता है और उसके साथ हमें दूसरी कॉलम भी प्रिंट करनी है तो फिर उसके ऊपर ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आ गया। अब लेट सपोज काउंट निकाला है, ऐसे हमारा एवरेज निकालना है, सब कुछ निकालना है, तो आप यहाँ पे सिंपली कॉमा कॉमा करके जाओगे और उसको लिखते जाओगे और साथ में ये भी इंश्योर करना है कि हमें किसके ऊपर पर्टिकुलर हम यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे अगर सेलेक्ट, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सेलेक्ट काउंट लिखा हमने ऑल, ठीक है, ये सारे काउंट करके निकालेगा। सेम अगर हम बोलें कि हमें एवरेज निकालना है किसका, मार्क्स का, ठीक है, फिर हमें बोलेंगे कि हमें सम निकालना है मार्क्स का। तो ऐसे हम इस तरह से जितने भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, जितने भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, वो सारे को कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर हमने ओवरऑल निकाला, ठीक है, ये ओवरऑल टपल से निकाल के मार्क्स निकले ठीक, ये जैसे हमने ये लिखा और हम करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, हमारे पूरे स्टूडेंट में से सबसे पहले तो ये टोटल निकालेगा, तो ये हमें रिटर्न करेगा 5।
फिर ये देखेगा एवरेज मार्क्स का क्या है, तो मार्क्स का जो भी एवरेज आएगा वो यहाँ रिटर्न करेगा। साथ में हमारे पास सम जो आएगा मार्क्स का वो यहाँ रिटर्न करेगा। तो हमारे पास ये सिंगल रो आएगी और उस रो में ये सारी डेटा होंगी। ठीक है, समझ आया? तो इस तरह से हमारी एग्रीगेट फंक्शन काम करती है। और उसके साथ साथ हमारा क्या काम करता है, हमारा ग्रुप बाय काम करता है। तो ग्रुप बाय और हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन है वो दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, जब भी हम लगाएंगे ग्रुप बाय, ग्रुपिंग करनी हो तो हम इस तरह से उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। समझ आ गया? अब ऐसे ही हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, ये हो गई। अब हमारे पास ऑर्डर बाय है। ऑर्डर बाय जो हैविंग के साथ यूज होता है। अब लेट सपोज मैं ऑर्डर बाय को एक थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। हैविंग हम नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख सकते हैं। ऑर्डर बाय, ठीक है। अब ऑर्डर बाय देखते हैं। ऑर्डर बाय में क्या होता है कि हम सिंपली उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, FROM फ्रॉम अ स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट से मैं डेटा ला करके दे देगा। हमारे उसके ऊपर कोई भी नहीं लगेगा। पर अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय मार्क्स, तो अब ये क्या करेगा, मार्क्स को ऑर्डरिंग करेगा, उसकी ऑर्डरिंग करेगा। अब मार्क्स को ऑर्डरिंग करने का मतलब कि अगर हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं पास करते तो वो बाय डिफॉल्ट उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है। हमने बस ऑर्डर बाय यूज कर दिया तो वो क्या करेगा, इसको बाय डिफॉल्ट मैं लिख देता हूँ, बाय डिफॉल्ट इसको क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। ठीक है, असेंडिंग, ये यहाँ इसको शॉर्टकट होता है जो हम यूज करते हैं, ASC। तो ये क्या करेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सिंपली क्या करेगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा चेंज। अब अगर मान लो कि मुझे डिसेंडिंग में करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ऑर्डर बाय मार्क्स, और यहाँ पे हमें पास करना है साथ में। आप यहाँ पे ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो ASC पास कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये एक ऑप्शनल फील्ड है जो आप नहीं भी लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये ASC होता है। पर अगर आपको चेंज करना है इसको, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो आप सिंपली करोगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम अ स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑर्डर बाय मार्क्स, और ये डिसेंडिंग DESC। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हमने क्या किया, हमने पूरे डेटा को हमने शॉर्ट कर दिया एक तरह से। अब शॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा डेटा, समझो आप, सबसे पहले आएगा 56, ठीक है, फिर 70, फिर 70, फिर 90। तो ये क्या करेगा, उसकी ऑर्डरिंग को चेंज करेगा। ये ऐसे सिमिलरली अगर हम उसको अपोजिट कर दे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दे, तो वो 90 से स्टार्ट होकर के और नीचे तक वैल्यूज आएंगी। ठीक है, समझ आ गया? अब होप सो ये आपको क्लियर है। पर अगर नहीं भी है तो हम अभी इसको देखने वाले हैं DB के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं अपना DB ओपन करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये सारे क्वेरीज कैसे हम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन है हमारे DB की है, वो हमारा क्या है, MySQL वर्कबेंच। आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही यूज़ करो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे हमारे स्कीमा है या फिर डेटाबेस कह लो। ये डेटाबेस, अब इसमें से कोई भी एक डेटाबेस हम यूज़ करने वाले। लेट सपोज मैं फर्स्ट वाला जो डेटाबेस है उसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंपली, अभी अगर मुझे मान लो नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो चलो इसको हम नई डेटाबेस में समझते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले डेटाबेस क्रिएट करूँगा। उसके लिए क्या क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस। अब यहाँ पे ये जो क्वेरी है वो चेंज भी होती है, अगर आप मान लो ओरेकल के अंदर कर रहे हो, MySQL के अंदर कर रहे हो, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हम लिख रहे हैं वो MySQL के अंदर, तो MySQL में हम ऐसे लिखते हैं डेटाबेस। ठीक है, अब कहीं पे DB होती है, क्रिएट DB, ठीक है, और हमें स्विच करना तो यूज DB ऐसे लिखते हैं। तो उस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का जो भी हम नेम लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो लेट सपोज मैंने लिखा स्कूल, ठीक है, स्कूल्स। अब हम जैसे ही इसके ऊपर, अब आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल एंटर करो, या फिर यहाँ पे देख रहे होगे, ये इसको हम अगर चलाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट करना है और इसको एग्जीक्यूट क्वेरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो नीचे आ रहा है मैसेज, क्रिएट डेटाबेस दिस, ये हमारी सक्सेसफुल हो गई क्योंकि यहाँ पे ग्रीन टिक आया, मतलब ये चल गई। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या, अब हम इसको यूज करेंगे। अभी तक ये यूज नहीं हो रही, हमारी करंट DB ये नहीं है, हमें इसको यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यूज, और ये DB का जो भी नेम है, तो मैं लिखूंगा स्कूल्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको यूज करेगा। तो हम जैसे इसको कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये इस सिंगल चल गया। अब अगर हमने सेमीकोलन लगाया तभी ये सिंगल चलेगा, वरना दोनों को ले लेगा साथ में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब देखो ये भी ग्रीन टिक, मतलब ये भी हमारा यूज हो रहा है अब। ठीक है, अब हमने ये यूज कर लिया। अब इसके अंदर हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे चाहो तो इसको रिफ्रेश कर सकते हो, दिस रिफ्रेश बटन। यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करोगे आप देखो यहाँ पे एक हमारी नई DB बन के आ गई स्कूल्स करके। ठीक है, अब ये स्कूल्स के अंदर अभी कोई टेबल नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट एक टेबल रहता है, पर आप जैसे यहाँ पे जाओगे देखो ये टेबल नहीं बनाया होगा। अब इस टेबल को हमें क्रिएट करना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। ये सबसे पहली क्वेरी हमारी क्या होगी, DB को क्रिएट करने की। ठीक है, इसको यूज करने की ये क्वेरी है। अब हमें इसका टेबल क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल। ठीक है, ये सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का जो भी नेम है। तो टेबल का नेम लेट सपोज मैं क्या रखता हूँ, स्कूल DB लिख देता हूँ, या फिर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स लिख देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स,
हमें प्रोडक्ट्स डेटाबेस स्कूल के अंदर हमने प्रोडक्ट्स बना दिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें तो मेन समझना है। तो हम यहाँ पे आए क्रिएट टेबल एंड टेबल का नेम जो भी आपको देना, मैंने प्रोडक्ट्स रखा है तो मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ID इंट। अब यहाँ पे अच्छा ठीक है, चलो एक और चीज़ हमें समझनी थी कि हमारे पास लेट्स सपोज हमने जो भी डेटा यहाँ पे डाला, ठीक है, जो भी हमारे पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने बताया कि ये जो ID है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। लेट्स सपोज आपको मैं बोलूँ कि आप एक स्टूडेंट पढ़ रहे हो किसी कॉलेज के अंदर और मैं बोलूँ कि आपका रोल नंबर ही नहीं, तो ये पॉसिबल तो नहीं है। मतलब हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल नंबर तो होगा ही होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर तो होता ही होता है, तो वो कभी नल नहीं हो सकता है ना। और वो उसकी प्राइमरी की भी होती है, हमने प्राइमरी की पहले देखा हुआ है कि प्राइमरी की जो होती है वो किसी भी पर्टिकुलर टेबल में ऐसे यूज होती है ताकि हम उससे सारे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपके रोल नंबर से निकाल सकता हूँ कि एक पर्सन है जिसका रोल नंबर ये है, मुझे इसकी पूरी की पूरी डिटेल चाहिए, उसका नेम क्या है, सब कुछ चाहिए, तो वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उसको क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। अब प्राइमरी की का क्या है कि ये जो प्राइमरी की है इसका कुछ एडवांटेज कह लो या फिर ऐसा कह लो कि इसका कुछ अपना खुद का रूल है कि अगर हमने किसी को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है। हम उसको यूनिक बनाते हैं सबसे पहले, तो सेकेंड वो कभी नल नहीं हो सकती, समझ आ गया। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे साथ में लिखते भी जाता हूँ कि सबसे पहले लेट्स सपोज मेरी ID है, मैं इसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, प्राइमरी, ये इसका सिंटैक्स है, प्राइमरी अंडरस्कोर या फिर प्राइमरी अंडरस्कोर कहीं कहीं नहीं काम करता, यहाँ पे डायरेक्ट की काम करता है, प्राइमरी की, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये अभी मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट करके लिख देता हूँ साथ में कि ये जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की, ये हमारी यूनिक, एक तो यूनिक आइडेंटिफायर है ये खुद में, आइडेंटिफायर कि यूनिकली पूरे रो को, पूरे टपल को आइडेंटिफाई कर सकता है। साथ में हमारे पास क्या है कि ये नॉट नल होगा, नॉट नल, और साथ में हमारे पास क्या यूनिक है, ये खुद में एक कंस्टेंट है, लेकिन मतलब ये जो यूनिक आप देख रहे हो, नॉट नल देख रहे हो, ये खुद में अपने आप में एक कंस्टेंट ही है, पर उसके साथ साथ ये कह रहा है कि कंस्टेंट के साथ साथ हमारी ये, इसका कमेंट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, डबल डॉट, आई थिंक नहीं, आई थिंक ये कमेंट, तो ये हमारी एक प्राइम, हाँ चलो ये कमेंट है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि प्राइमरी की जो होगा ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है, हमें पता है ये नॉट नल और यूनिक है। ये खुद में जो नॉट नल देख रहे हो आप, ये यूनिक देख रहे हो, ये खुद में एक कंस्टेंट है कि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को नॉट नल बनाना है तो हम उसको इस तरह से बिना प्राइमरी की बताए बता दूंगा कि ये नॉट नल होगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम आगे एग्जांपल देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्राइमरी की है ना, ये हम खुद से असाइन ना करें, ये ऑटो असाइन हो, तो हमारे पास एक अलग ऑप्शन भी है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, जो भी डेटा आप पास करोगे वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देगी, यहाँ पे ये ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी दूसरी है। तो सबसे पहले जो ID हमारी वो प्राइमरी की है, साथ ही साथ ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ठीक है। आप यहाँ पे एक नया चीज़ समझते जाओ कि ये जो की कंस्टेंट यूज़ करें हम यहाँ पे, हम इसको अलग से नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। तो सेकेंड लेट्स सपोज हमारे पास नेम है, नेम हमारी वैरकर होगी, ठीक है। वैरकर क्या होता है कि वैरकर डेटा जो होती है वो हमारी एक स्ट्रिंग टाइप की डेटा जो होती है वो होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैरकर डाला और इसकी साइज हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने डिफाइन कर दिया 100, ये कोई भी नेम 100 से ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कंस्टेंट पास करता हूँ नॉट नल की, ठीक है, नॉट नल। तो ये मतलब ये कहने का कि किसी का नेम जो भी आप यूज़ करें वो नल नहीं हो सकता, आपको कोई ना कोई यहाँ पे यूज़ करना ही करना है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए भी कमेंट डाल देता हूँ, नॉट नल इज बेसिकली कैन नॉट बी एम्प्टी और भी एम्प्टी और नल, ठीक है। वो नल नहीं हो सकता और एम्प्टी भी नहीं हो सकता, दोनों में से कुछ भी समझो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है प्राइस, ठीक है, प्राइस पे स्टूडेंट नेम या प्रोडक्ट नेम कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम कर देते हैं, ठीक है। प्राइस हमारे पास क्या है, प्राइस है डेसिमल में, तो हम यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल। और इसका साइज देंगे कि ये फर्स्ट 10.2, ऐसे जो फर्स्ट डिजिट है वो 10 डिजिट हो सकती है मैक्सिमम, और ये 0.2 होगी, लास्ट में जो डेटा आएगी वो 0.2 लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमें पॉइंट से डेसिमल के पहले की वैल्यू, और ये जो हमारी सेकंड जो आर्गूमेंट है वो हमारी पॉइंट के बाद की वैल्यू है कि हम मैक्सिमम 2 अंक तक जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। अब ये नई कंस्टेंट हमारे पास क्या है, चेक, कि आप लेट्स सपोज आप खुद से चाहते हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा या फिर किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर कोई चेक लगाना है कि इसकी वैल्यू कभी भी इससे ज़्यादा कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि प्राइस जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ,
प्राइस, दिस प्राइस, जो हम जिस कॉलम की बात करें ना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना, कोई भी प्राइस जीरो नहीं डाल सकता। तो ये हमने पहले से चेक लगा दिया कि ये इंश्योर करना है कि जो भी डेटा आ रहा है वो हमारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अगर हम लेस देन जीरो डाल के देखेंगे तो वो यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चेक क्या है बेसिकली, चेक क्या करता है, चेक बेसिकली डज चेक बिजनेस रूल्स वैलिडेशन। ठीक है, हम जो भी बिजनेस रूल लगाते हैं उसका वैलिडेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, वेर कैर, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 50। इसके ऊपर भी कोई कंस्टेंट लगा ही देते हैं। लेट्स से हम इसके ऊपर नॉट नल का लगा देते हैं, कैटेगरी कोई ना कोई होगा ही, नॉट नल। ठीक है, और इसका हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स सपोज कि कोई भी कैटेगरी अगर स्टार्टिंग में आएगी तो हम उसको बोल देंगे इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, मैं लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट, ये जो होगी वो यहाँ पे स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं हम, जनरल। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब अब कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट होगा ना तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, जनरल होगा। ठीक है, ऑटो असाइन होती जाएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका डिफ़ॉल्ट इज यूज्ड, लेट्स से क्या कह सकते हैं इसको, फॉल बैक वैल्यू की जो स्टार्टिंग में जो ऐड होगी वो वैल्यू। ठीक है, ये होगी हमारी फॉल बैक वैल्यू। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारी स्टॉक है, कि हमने स्टॉक देखना है, स्टॉक या फिर क्वांटिटी कह लो, क्वांटिटी। ये हमारी इंट डिफ़ॉल्ट 0, और यहाँ पे चेक भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक ही लगाया, हम यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने डिफ़ॉल्ट 0 रखा और साथ में चेक भी लगाना है कुछ, तो मैं यहाँ पे चेक भी लगा सकता हूँ कि स्टॉक की जो क्वांटिटी है, स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्टॉक जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे रख दिया डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी इसकी इतनी होगी। तो यहाँ पे मल्टीपल लगा दिया हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू लेट्स सपोज ईमेल की लगाते हैं, ईमेल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, और यूज हो जाएगा वेर कैर, और यहाँ पे हमने पास करा 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, 100 कैरेक्टर्स, और साथ में हम बोल रहे हैं ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये यूनिक होगा, कोई भी नल, जो हमने पहले देख लिया कि यूनिक के कंस्टेंट क्या है कि वो कोई सेम वैल्यू नहीं डाल सकते, हर जो जितनी वैल्यू आएगी, क्योंकि ईमेल जितना भी आएगा वो सारा यूनिक आएगा। ठीक है, अब ये हमारी पूरी की पूरी टेबल बन गई। यहाँ पे लगाते हैं सेमी कॉलन, और इसको मैं जब रन करूँगा, ठीक है, मैं इसको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे आया क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करोगे और देखोगे तो हमारे पास एक यहाँ पे आई टेबल जिसका नाम है प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास डिटेल्स है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट, अब ये सेलेक्ट क्वेरी जो हमने देखी थी वो हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ठीक है, फ्रॉम एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ये केस का कुछ नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोडक्ट्स, और मैं इसको करता हूँ रन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पूरी डेटा आई वो क्या है, ऐसा कुछ नल नल नल, मतलब अभी तक हमारी कोई भी रो ऐड नहीं हुई। ठीक है, अब ये हमारी पहली क्वेरी थी जो हमने देखा था, वो सेलेक्ट क्वेरी थी, वो हमने ये क्वेरी यहाँ पे चला के देखा। दूसरी हमने देखा क्रिएट क्वेरी। अब ये क्रिएट को अच्छे से नोट कर लो, आप याद कर लेना कि जब भी डीबी क्रिएट होती है उसके बाद मुझे कोई टेबल क्रिएट करना था, उसके लिए हमें क्रिएट क्वेरी चलाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी सेलेक्ट होगी, सिंपल सेलेक्ट। अब इसके ऊपर जितने भी हमने वहाँ पे देखा था वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इंसर्ट देखना है, इसके बाद जो हमारे पास था, हमने 3 चीज़ें पढ़ने का सोचा था कि हमारे पास जितनी भी क्वेरीज है, ठीक है, उनके कुछ कुछ टाइप थी, DDL, DML और DCL, जो हमने बोला था कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो DDL के अंदर क्या है, हमारे पास क्रिएट था और अल्टर था, तो हमने क्रिएट देख लिया। अभी अल्टर हम देखेंगे, उससे पहले हमें क्या देखना है, उससे पहले हम इंसर्ट देख लेते हैं कि मान लो मुझे डेटा इसके अंदर कोई वैल्यू को इंसर्ट करना हो, ठीक है, इस टेबल के अंदर, तो हमें कौन सी क्वेरी चलानी है। तो हमारे पास है इंसर्ट इनटू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स के किस किस कॉलम में देना है, आप मान लो कि आप सबकी वैल्यू को सेट कर रहे हो, ठीक है, नेम का, प्राइस का, कैटेगरी का, स्टॉक का, ये सारी चीज़ें सेट कर रहे हो एक साथ। तो आप सिंपली यहाँ पे ये वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, वरना मैं पहले लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अगर मान लो मुझे लिखना है पी नेम, प्रोडक्ट नेम, कॉमा, फिर हम लिखेंगे प्राइस, कॉमा, कैटेगरी, ठीक है, कॉमा, उसके बाद हमारे पास स्टॉक, ठीक है, स्टॉक, क्वांटिटी, ठीक है। ये यहाँ पे फिर क्या होता है कि आपके पास कंपलसरी होगी कि इसकी जो नेम है ना वो सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो हमने यूज़ किया था क्रिएट करने के टाइम पे। ठीक है, ऐसा स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये प्रोडक्ट्स लिखा,
फिर यहाँ पे पास करेंगे वैल्यूज़, प्रोडक्ट्स वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हमें जो भी वैल्यू पास करना है वो हम पास करेंगे। लेट्स सपोज मैंने पास किया iPhone 15, ठीक है। साथ में इसको हम कोड में बंद करेंगे। जो भी हमें स्ट्रिंग पास करते हैं ना, हम सिंगल कोड के अंदर पास करते हैं, ठीक है। अभी जैसे मुझे यहाँ पे ये प्राइस पास करना है, ये नंबर है, तो मैं करूँगा 99.999, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो कि ये 999 3 बार कर दिया, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट 2 ही बार लेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 9.99 कॉमा, यहाँ पे कैटेगरी जो है वो कैटेगरी लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स की डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है 50, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्वांटिटी पास कर दी। अब ये एक सिंपल क्वेरी होगी इंसर्ट करने की, हमें अगर डेटा इंसर्ट करना है। लेट्स सपोज हमने सारे वैल्यू इंसर्ट करे, आईडी, पी नेम, प्राइस है, सारे कुछ, तो हमें ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। हम सिंपली लिखेंगे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड देन वैल्यूज़, ठीक है। ये क्या करेगा, सारे जितने भी हमारे पास डेटा है उनके सारे में ये इंसर्ट कर देगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल एंटर, तो यहाँ पे देखो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये भी ग्रीन टिक हो गया, इसका मतलब ये चल गया। अब हम जब इसको एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे देखो हमारे पास एक नई रिकॉर्ड आई है, 1 iPhone 99.99 और इलेक्ट्रॉनिक्स 50, ठीक है। ईमेल हमने खाली छोड़ दिया, तो हमारे पास ईमेल नहीं आया, ठीक है। अभी जैसे मान लो क्यों, क्योंकि हमारे पास ईमेल को हमने ये नहीं कहा था कि आप यूनिक हो, बस हमने ये नहीं बोला कि आप नॉट नल हो सकते हो, नहीं हो सकते, ये हमने डाला ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसने कोई एरर नहीं दिया हमें। अभी लेट सपोज कि मैं यहाँ पे किसी दूसरे वैल्यू को जो हमने कंस्टेंट लगाई है उसको हम एक बार चेक करके देखते हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी हमने ये, अभी मान लो कि हमें सारे के सारे वैल्यूज़ देने, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास सारे के सारे वैल्यू प्रोवाइड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा iPhone पहले तो, ठीक है। अब ये iPhone 17 कर देते हैं, 999 कर देते हैं, ठीक है, 999। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या यूनिक नॉट नल थी, ये हमारी कैटेगरी थी, ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैटेगरी पास नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ, या फिर ऐसे, ठीक है, नल छोड़ देता हूँ, या नल ही लिख देता हूँ ना सीधा, ये नल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ 50 क्वांटिटी, और ईमेल मैं लिखता हूँ p@gmail.com, ठीक है, p@gmail.com। ये हमें वैरकेर है, तो हमें सिंगल कोड के अंदर पास करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंगल कोड p@gmail.com, ठीक है। ये हमने पास कर दिया, इसको हम हटाते हैं, हाँ, ठीक है। ये हमने ईमेल पास कर दिया। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, अभी मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो हमारे पास एरर आया, ये हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। क्या है कि कॉलम काउंट डजंट मैच, ठीक है। अभी क्यों ये आया, क्योंकि हमारे पास आईडी भी है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वो वाली कंडीशन जो हमने लगाई थी वो रहने देते हैं, कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसको, क्योंकि हम आईडी तो आंसर हम खुद से नहीं इंटर लगा रहे हैं ना, वो आईडी तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने पास किया था वो यहाँ पे रहने देते हैं, पी नेम कॉमा प्राइस, PRIC प्राइस कॉमा कैटेगरी कॉमा, और उसके बाद हमारे पास क्या, स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है, कॉमा ईमेल, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें पास कर दी। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ और आया, कॉलम कैटेगरी कैन नॉट बी नल, ठीक है। मतलब ये जो कॉलम कैटेगरी हमने नल पास किया ना, ये कह रहा है कि इसको नल नहीं रख सकते। ये जो हम एरर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये वाली है, ये वाली नहीं, ठीक है, कि हम इसको नल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है ना इसके ऊपर कि हाँ ये नॉट नल होगी, तो हम यहाँ पे नल कैसे छोड़ सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पास कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पास किया, और यहाँ पे 50। अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमारी यूनिक थी। अभी हमने इसके ईमेल नहीं डाला था ना, कोई और है जो यूनिक है। हम क्या करते हैं, इसके प्राइस को कम डालते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे प्राइस के ऊपर चेक लगाया हुआ है ना, कि ये जो हमारे पास प्राइस है, ये प्राइस, ठीक है, ये प्राइस क्या है, इस पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर 0 पास करते हैं, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे एरर आया कि चेक कंस्टेंट प्रोडक्ट, ये जो लिस्ट है वो कह रहा है ना कि ये हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पे पूरा दिखता नहीं है वरना हम इसको देख लेते हैं, कि ये जो हम ये कहना चाह रहा है कि हमने जो यहाँ पे पास किया वो उसकी कंस्टेंट डाला हुआ कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, और हमने 0 ही डाला, तो ये ग्रेटर देन नहीं है, तो इसलिए कंडीशन यहाँ पे चेक लग रहा है, और ये यहाँ पे एरर दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये भी हमारी कंडीशन लगी। अब
अब समझो ये जितने भी हमने चेक लगाए वो यूनिकली इस तरह से यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। अभी हम मानते हैं कि हमारे पास एक सिंगल रो थी, हमने ऐसे इंसर्ट कर दिया। अब अगर मान लो कि आपको एक साथ मल्टीपल डेटा इंसर्ट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे यहाँ तक तो सेम होगा कि हमें ये सारी चीज़ें सारे डिटेल्स पास करने हैं, पर साथ में हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है हम एक साथ बहुत सारे बल्क में पास करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा करके सारा वैल्यू पास कर सकते हैं। तो मैं सेकेंड वैल्यू लेट से मैंने ये डाल दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अब क्या करते हैं हम इसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। ये लेट सपोज मैंने लिखा सैमसंग लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। मैं थोड़ा इसको फॉरवर्ड कर दूंगा तो आप इसको इस वैल्यू को आप वापस देख सकते हो। अब देखो ये सारी के सारी डेटा हमने यहाँ पे 5 अलग अलग डेटा लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जितनी डेटा था हमने एक साथ इसको रन किया और ये सारे के सारे इंसर्ट हो गए। अब मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इसको तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ये डेटा आया जिसमें हमारे सारे के सारे वैल्यू इंसर्ट होकर के आए हैं। तो ये आपके पास एक है कि आप चाहो तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ आपके पास थे वो सारे वैल्यूज़ आप एक साथ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपको करना हो ऐसे। तो आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि क्या एक वैल्यू कर दिया वो एक ही हो सकता, नहीं। आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू चाहते हो तो एक साथ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमने और भी चीज़ें देखी थी जैसे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स, और इसके साथ हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट्स वेयर, यहाँ पे कंडीशन लगा के देखते हैं, वेयर स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन 30, ठीक है। जिसकी भी स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन 30 वो सारी निकाल लें तो आपको इस तरह से यहाँ पे रिटर्न होकर के आएगा। तो आप अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो, जैसे कि हमने देखा था कि किस तरह से लगाएंगे। वो हमारी ये कंडीशन है कि हमने 30 से ग्रेटर वाले निकाले, तो यहाँ पे 30 से ग्रेटर वाले निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारी हो गई कंडीशन। ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देख सकते हो कि 30 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड यहाँ पे लगाते हैं एंड प्राइस ग्रेटर देन 100, ठीक है। ये हमने लगाया, इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 100 है और ये जो है वो हमारे पास इतने हैं। लेट्स सपोज मैं इसको 50 कर देता हूँ, ग्रेटर देन 50, और इसको रन करते तो हमारे पास ये सारे वैल्यूज आएंगे जिसकी जो प्राइस है वो ग्रेटर देन 50 है और साथ ही साथ इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हमने लगाया। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे जो हमने देखे थे वो आप सारे के सारे यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही साथ हमने जो अभी देखा ऑर्डर बाय, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक दो और दिखाता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर आप या तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे या फिर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे काउंट करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ऑर्डर बाय, और लेट्स से ऑर्डर बाय दे देते हैं स्टॉक्स, ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी। मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं सिंपली, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये क्या करेगा, सारे यहाँ पे कुछ एरर आया, टेबल स्टूडेंट प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट्स, हाँ। तो ये यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेटा आया, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये सॉर्ट होकर के आएगा स्टॉक के हिसाब से 10, 30, 40, 50, 50, 50 ऐसा है। ऑर्डर बाय हमने लगाया सीधा। अभी मान लो मुझे डिसेंडिंग में करना, मैंने बताया ना कि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग में होता है, मुझे डिसेंडिंग में करना है, DESC लगाऊंगा मैं यहाँ पे शॉर्टकट इसका, ऐसे एंटर करूँगा। अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा 50, 50, 50, 40, 30, 10। अब यहाँ पे इसको असेंडिंग में करना है तो ये ESC कर सकते हैं या सिंपल छोड़ सकते हैं, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है। आप ये बोला था ना कि ये ऑप्शनल है, तो आप लगाओ भी तो भी ये असेंडिंग में, नहीं लगाओगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही होगा, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर बाई होगी। अब इसको ग्रुप बाई भी देखते हैं हम, ग्रुप बाई में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब उससे पहले हम एग्रीगेट देखते हैं। मान लो कि हमें काउंट निकालना है, ठीक है, टोटल कितने रोज हैं। सेलेक्ट काउंट, ठीक है, काउंट सारे फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे केस इंसेंसिटिव होता है तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, स्मॉल या कैपिटल। अब जैसे यहाँ पे काउंट निकाले, यहाँ पे देखो रिटर्न होकर के आ रहा है 6। अब मैं इसके ऊपर एलियास यूज करता हूँ। लेट्स से मैंने बोला टोटल डेटा, ठीक है, टोटल अंडरस्कोर डेटा, ये हमने डाला, इसको करते हैं एंटर। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास रिटर्न होकर के आ रहा है, ये हमारा नेम क्या है, इसका टोटल डेटा रिटर्न होकर के आ रहा है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे एलियासिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि एज आप चाहो तो एज लगा सकते हो, एज ऑप्शनल होता है, वो सेम काम करेगा, ठीक है। अभी जैसे मुझे मान लो कि ये जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो मुझे कुछ डेटा ही चाहिए, सारे के सारे डेटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोडक्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए लेट्स से पी नेम कॉमा कैटेगरी, ठीक है। अभी मैं इसको एंटर करूँगा तो हमारे पास बस पी नेम एंड कैटेगरी आता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने बोला था यहाँ पे एलियासिंग यूज करेंगे। लेट्स से मैंने लिखा है एज पी, ठीक है। अभी इसको रन करूँगा तो ये रन करेगा, पर अगर मैं यहाँ पे p.p नेम करूँगा, p.p नेम
और पी डॉट कैटेगरी, तो ये भी यहाँ पे रन करेगा क्योंकि हमने इसी की एलियासिंग करी इस पर्टिकुलर टेबल की। तो मैं इस प्रोडक्ट टेबल्स को एज ए पी एलियास कर रहा हूँ और इस पी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कॉलम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम इस तरह से एलियासिंग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे रिटर्न करके देगा अगर हम यहाँ पे टोटल काउंट निकालना चाहते हैं तो। ऐसे ही हमारे पास जितने भी थे वो सारे फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट सम, अब हम सम निकालते हैं, लेट्स से प्राइस का, ठीक है, प्राइस का सम निकालते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाते हैं, एंटर करते हैं। अभी देखो प्राइस निकाला, सम निकाला हमें किसका, प्राइस का। ये हमारे टोटल प्राइस आई पूरे सम की, सारे सम अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 2679.85 यही डेटा आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, AVG अगर लगा दे और इसको रन करते हैं तो हमारे पास एवरेज निकाल के देता है कि इनके एवरेज क्या आएंगे। ये कुछ 446 पॉइंट ऐसे करके ये इसकी एवरेज आती है, ठीक है। लेट्स से मैं मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, इसके मैक्सिमम क्या आएंगे, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो ये है 1299। और लेट्स से मैं मिनिमम प्राइस निकालूंगा तो इसका मिनिमम प्राइस क्या आएगा, उसका मिनिमम प्राइस आएगा 29.90। तो ये मीन हो गया, सम हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जितने भी एग्रीगेट फंक्शन थे वो सारा का सारा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे हम चाहे तो इसके ऊपर ग्रुप बाय लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको कॉपी करता हूँ, ऐसे ग्रुप बाय इतना छोटा है नहीं, हम इसको और भी देखेंगे, ऐसे हम समझना मत कि ये हो गया। हम और भी क्वेरीज यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आप पूरे का पूरा समझ सकते हो। ये बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह से चलती है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे बोलूँ काउंट कॉमा और यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज करता हूँ, ठीक है, कैटेगरी की जो भी सेलेक्ट करना है आप काउंट सेलेक्ट करो पर कैटेगरी वाइज करो फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मैं अगर इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आया, एरर आया कि इन एग्रीगेट क्वेरी विदाउट ग्रुप बाय। अब यहाँ पे ग्रुप बाय का कंडीशन नहीं डाल रहे हो ना, आपको ग्रुप बाय का कंडीशन डालना पड़ेगा कि ये ग्रुप बाय का जो कंडीशन है वो भी डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रुप बाय, मैंने जैसे बताया था कि आप जब भी ये कॉमा के साथ आप दूसरा कुछ कैटेगरी प्रिंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ग्रुप बाय आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने ग्रुप बाय लिखा, ग्रुप बाय, और यहाँ पे मैं पास करूँगा कैटेगरी और मैं इसको करता हूँ रन, ठीक है। अभी क्या करेगा, देखो ग्रुप दिया, हमारे पास काउंट दे रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एस लगा हुआ है इसलिए ये एक सिंगल अलग कैटेगरी बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 2 है, क्लोथिंग के अंदर 3 है, ठीक है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर इलेक्ट्रॉनिक कर देता तो ये हमारे पास 3 काउंट आते दोनों के, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह समझ लो कि आप जब भी ग्रुप बाय लगाते हो तो ऐसे निकालते हैं। लेट्स से मैं करता हूँ कि यहाँ पे मैक्स और मीन वैल्यूज़ भी निकाल के देखते हैं। अगर मैं मैक्स निकालूँ इसका, ये सारे का नहीं निकाल सकता ना क्योंकि हमारे पास ये किसी पर्टिकुलर इंटीजर के ऊपर लगता है। तो मैं यहाँ पे प्राइस का निकालता हूँ, प्राइस जिसके मिनिमम है किसके ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखोगे कि कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम प्राइस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो 999 है और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर 1299 है। और अगर हम क्लोथिंग की बात करें उसमें 89 हमारी जो मैक्स प्राइस है वो है, ठीक है। अगर हम मेन प्राइस की बात करते हैं तो क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक ही है तो ये यही सेम आएगा, पर हमारे पास ये सारे चेंज हो जाएंगे। जैसे ये सेम आया पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये चेंज हुआ और क्लोथिंग के अंदर 29 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ग्रुप बाय आप जो भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसका ग्रुप बाय भी यहाँ पे होना चाहिए, तभी इसके ऊपर ये वाली फंक्शन काम करेगी, वरना यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी देख लिया था। तो ये इस तरह से हमारे पास ग्रुप बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अभी ये एक छोटी छोटी क्वेरीज थी, जैसे हमने क्रिएट किया, इंसर्ट किया, ठीक है, हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, उसको अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी वैल्यू को अपडेट करना हो, लेट सपोज हमारी जो फर्स्ट डेटा थी, अगर आपको ध्यान होगा कि मैंने उसको खाली छोड़ा था, उसको खाली छोड़ने का रीज़न ये था कि अगर आप देखो अभी हम उसको ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नल है ना, नल है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक अपडेट करके देखते हैं इसको कि अपडेट। अब अपडेट की क्वेरी क्या होती है, अपडेट करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं कि अपडेट टेबल नेम यहाँ पे सिंटैक्स, लेट्स सपोज टेबल नेम क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स सेट। अब यहाँ पे हमें इस ईमेल को अपडेट करना है कि ईमेल इक्वल टू हमें पास करना है, लेट्स से ये है आईफोन, तो IP@gmail.com, ठीक है, IP@gmail.com, ठीक है। वेयर हमें कोई कंडीशन पास करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं ना डेटा, तो हमें बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रो में जाना है। तो मैं लिखूंगा वेयर ID = 1, ठीक है। ये हमने कंडीशन पास की, इसको करते हैं रन। तो अपडेट, ये हमारी क्वेरी है कि अपडेट प्रोडक्ट्स, जो टेबल का नाम है वो लिखना है। सेट मतलब किस पर्टिकुलर
आप ईमेल या आप जो भी आपके पास एट्रीब्यूट है उसको चेंज करना चाहते हो, तो मैंने बोला ईमेल के अंदर जो भी डेटा अभी तक थी उसको चेंज करके अब ये कर दो जहाँ पे भी आईडी 1 है। तो आप जब वापस से इसको सर्च करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम वापस से सारे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे देखो सारे प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रही है किसके अंदर, हमारे पास यहाँ पे ईमेल जो यहाँ पे खाली आ रहा था वो अब IP@gmail.com आ रहा है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अपडेट भी किसके अंदर आएगा, ये भी हमारे DML क्वेरी के अंदर आएगा, क्योंकि हम डेटा को यहाँ पे क्या करें, मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे इंसर्ट थी, हम डेटा को मॉडिफाई कर रहे थे, वहाँ पे नल थी वो डेटा हम डाल रहे हैं, तो ये DML के अंदर आई, इंसर्ट DML के अंदर आई। अब यहाँ पे डिलीट है वो भी DML के अंदर आता है, वो भी देख ही लेते हैं। डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर। अब ये वेयर कंडीशन लगाना यहाँ पे बहुत कंपलसरी हो जाता है डिलीट के केस में, क्योंकि अगर मान लो कि हम डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स करते हैं तो वो किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा और सारे के सारे डेटा को रिमूव कर देगा सिंपली, वो जो कि हमें करना नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हम किसी पर्टिकुलर डेटा को रिमूव करना चाहते हैं। लेट सपोज कि हम 6 ID वाले को करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर ID इक्वल टू 6। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर डेटा को रिमूव करेगा। मैं इसको रन करूँगा, देखो डिलीट फ्रॉम, ये डिलीट हो गया, अफेक्टेड रो 1। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास वो डेटा है कि नहीं। अब जब रन करके देखोगे तो हमारे पास 5 ही रिकॉर्ड है, छठा हमारे पास चला गया। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पे डिलीट भी काम करता है। तो ये तीनों की तीनों क्वेरी जो हमने देखा यहाँ पे, इंसर्ट की और ये जो हमारी अपडेट की थी और डिलीट की थी, ये तीनों की तीनों हमारी किसके अंदर आती है, DML के अंदर आती है। अगर हम बात करें DDL का, तो हमने जो क्रिएट देखा वो DDL का है। साथ ही साथ हमारे पास अल्टर है कि हमें किसी पर्टिकुलर इसको चेंज करना हो तो हम यहाँ पे अल्टर लगाते हैं। ठीक है, अल्टर टेबल, फिर हम उसका टेबल का नेम लिख के फिर हम चेंज करते हैं कि हमारे कौन से एट्रीब्यूट को भी चेंज करना है। वो भी हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में, पर अभी इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते, इसको शॉर्ट रखते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।